डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को समझने के लिए पहले हमें लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा कि दो टाइप की लायबिलिटीज होती हैं। एक होता है हमारा इंटरनल लायबिलिटीज एंड दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में वो चीजें आती है जो बिलोंगिंग टू पार्टनर्स होता है, मतलब जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें हैं एंड में, वो सारी इंटरनल लायबिलिटीज हैं। और जो आउटसाइडर्स को मिलना है वो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल है, या कोई रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, या किसी पार्टनर्स का लोन है। पार्टनर्स ने जो लोन पार्टनर ने फॉर्म को दिया हुआ है, पार्टनर्स लोन, ये इंटरनल लायबिलिटीज हैं। रिजर्व में थोड़ा हमें एक्सेप्शन लेके चलेंगे, एक आईएफआर को काउंट नहीं करते इस चैप्टर के लिए। बाकी सारे रिजर्व जो है हमारे इंटरनल लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। आईएफआर को हम एक्सटर्नल की तरह ट्रीट करेंगे, वैसे है तो इंटरनल लायबिलिटीज बट उसको यहाँ पे एक्सटर्नल की तरह ट्रीट करना है। हमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर के जैसे हमें ना तो न्यू रेशियो फाइंड करना है, ना कोई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, और ना तो कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जिसके अंदर हम चीजों को प्लेस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जो इंटरनल लायबिलिटीज हैं ये हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गए जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, लोन। लोन में अदर देन पार्टनर हो गया ना, क्योंकि पार्टनर का लोन तो हमने बात कर लिया, पार्टनर का लोन तो इंटरनल लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी हो गई हमारी एक्सटर्नल और ये इंटरनल लायबिलिटीज। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इससे हमें हेल्प मिलने वाला है। मेन अब चैप्टर में आएंगे। चैप्टर में हमें 3 चीजें सीखनी है मेन। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। इस चैप्टर में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना है बस। जो मैं अगले 5 मिनट बोलूंगा उसको ध्यान से समझना है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही सिंपल चीज है। फॉर्मेट वही है नॉर्मल, जैसे किसी भी लायबिलिटी का, किसी भी अकाउंट का, जैसे हमारा डिवेल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे वही सेम लायबिलिटी हमारा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो नॉर्मल वही चीजें हैं जो चीजें हमने, जो फॉर्मेट हमने पहले भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाई है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिलेगा वो बैलेंस शीट के फॉर्म में होगा, और बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के ये देखना है, क्योंकि देखने में तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन, एडमिशन का क्वेश्चन सब सेम दिखता है, बट हमें ये नीचे पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा फॉर्म डिसॉल्व और नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी होगी। तो अभी हमें एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं करना है। हमें बस सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स दे रखी है सारे एसेट्स को यहाँ पे हमें पोस्ट कर देना है, यहाँ पे हमें ट्रांसफर कर देना है डेबिट साइड में। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे स्टेप 1 है, सबसे पहले काम करो यहाँ पे सारे एसेट्स को ट्रांसफर करो, ऑल एसेट्स। बट जब ऑल एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तो 3 बात हमें ध्यान रखना है। पहला कि सारे एसेट्स को हमें इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है। मतलब यदि बहुत सारे एसेट्स है, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, तो सबको अलग अलग रखना है। 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 डेटर, ये नहीं इकट्ठे सारे एसेट्स की वैल्यू नहीं डालनी है। तो पहला हो गया ये 2 ऑल एसेट्स लिखना है। पहला बात की हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला हो गया कि हमें इनको इंडिविजुअली लिखनी है। दूसरी, इनको हमें बुक वैल्यू पे लिखनी है, क्योंकि किसी भी एसेट्स की यहाँ पे 2 वैल्यू होगी, एक जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा और एक नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। जो बैलेंस शीट वाली वैल्यू होती है वो होती है बुक वैल्यू, तो हमें इन्हें बुक वैल्यू पे लिखनी है। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात जो याद रखनी है कि जब सारे एसेट्स को हम इंडिविजुअली 2 में ट्रांसफर करेंगे तो कुछ एसेट्स को यहाँ से हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो वो कौन से एसेट्स जिनको नहीं लिखना है वो है एक्सक्लूडिंग, कैश को नहीं लिखना है, बैंक को नहीं लिखना है, और प्रॉफिट एंड लॉस यदि एसेट साइड में दे रखा हो उसको भी नहीं लिखना है। एंड एक होता है हमारा एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके लिखा होता है, उनको भी नहीं लिखना है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है टू में इंडिविजुअली, बुक वैल्यू उनकी लिखनी है अमाउंट वाले कॉलम में, और कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, इनको हमें ट्रांसफर नहीं करना है। स्टेप 2 में हम सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। और हमारा स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में यहाँ पे हम सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, तो बाय ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसीलिए मैंने लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल एक्सटर्नल। तो जो भी इंटरनल लायबिलिटीज है उनको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड में तो कैपिटल भी होगा, रिजर्व भी होगा, तो उनको हमें नहीं लिखना है। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, लाइक क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को लिख दिया, बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल लिख दिया, लोन है तो लोन लिख देंगे, पार्टनर का लोन नहीं लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व में एक IFR है जिसको मैंने एक्सक्लूड किया था इंटरनल लायबिलिटी से, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि IFR दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको भी यहाँ पे लिखना है। स्टेप 1 इजी, हमने ट्रांसफर कर दिया सब कुछ यहाँ पे उसी वैल्यू पे। यहाँ भी सेम चीज है, हमें सब कुछ बुक वैल्यू पे ही लिखना है, सब कुछ हमें बुक वैल्यू पे लिखना है जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। अब तक हमने क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट को पढ़ा है, और बैलेंस शीट को पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमने सारे एसेट्स को 2 में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को बाय में ट्रांसफर कर दिया। अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा है, अब हम एडजस्टमेंट पढ़ने जाएंगे, और एडजस्टमेंट के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी एसेट्स के बारे में और लायबिलिटी के बारे में, और जैसा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना है। वही ट्रीटमेंट हम सीख लेंगे तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हम बात करेंगे कि एसेट्स के बारे में क्या क्या लिखा हो सकता है। पहले समझने वाली बात यह है कि हमने एसेट्स सारे यहाँ पे डेबिट में लिखे हैं, तो एसेट्स के बारे में यदि कुछ भी लिखा हो तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटी हमने क्रेडिट में लिखा है, तो लायबिलिटी के बारे में कुछ भी लिखा हो तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो एसेट्स के बारे में क्या लिखा हो सकता है, या एसेट्स के बारे में लिखा हो सकता है कि एसेट्स बिक गया, तो फिर हमें इधर लिखना है और लिखना है बाय बैंक। और ये किस बात के लिए है, एसेट्स सोल्ड। जब लिखा हो कि एसेट्स सोल्ड या रियलाइज्ड, तो हमें बाय बैंक करके लिखना है। एसेट्स के बारे में पहली बात हो गई, ये मैंने बता दिया कि एसेट्स के बारे में जो भी लिखा होगा हमें इधर करना है, और इधर क्या लिखना है वो भी ध्यान देना है। तो बिक गया तो बाय बैंक लिखना है। दूसरा क्या हो सकता है एसेट्स के साथ, कि एसेट्स को किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। कोई एसेट्स था मशीनरी, तो उसे एक पार्टनर एस ने ले लिया, तो फिर यहाँ आएगा तो यहीं पे, क्योंकि एसेट्स का ट्रीटमेंट है तो हम इधर ही करेंगे, और यहाँ पे फिर बैंक की जगह आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये किस बात के लिए है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेट्स के बारे में। तीसरा क्या लिखा हो सकता है कि एसेट्स सेटल्ड विद लायबिलिटी। जैसे हमारा कोई लायबिलिटी था, बैंक लोन था, बैंक लोन ने बोला कि हमें लोन के बदले आप कंप्यूटर दे दो, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो तीसरा हो गया हमारा नो एंट्री। ये 3 बातें, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि जब भी एसेट्स बिकेगा तो बाय बैंक करके लिखना है, यदि एसेट्स कोई पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखना है, और बाय में इसलिए लिखना है क्योंकि सारे एसेट्स को हमने 2 में लिखा था। ये लिखने के बाद तीसरा, यदि एसेट्स कोई एसेट्स यदि किसी लायबिलिटी के साथ सेटल हो रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। अब लायबिलिटी के बारे में भी ऐसी 3 बातें लिखी होंगी, तो हम उसको क्या करेंगे, तो लायबिलिटी हमने सारा यहाँ लिखा है, तो लायबिलिटी के सारे ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। इसके बारे में भी सेम इसका अपोजिट ही होगा कि लायबिलिटी या तो हमने पे कर दिया होगा, जैसे हमने एसेट्स बेचा था तो बाय बैंक किया था, ऐसे हमने लायबिलिटी पे कर दिया होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लायबिलिटी पेड। दूसरा था क्या कि यदि एसेट्स पार्टनर ले ले तो बाय पार्टनर्स कैपिटल आता है। ऐसे कोई लायबिलिटी पे करना, कोई पार्टनर बोले कि मैं कोई लायबिलिटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो फिर ये इधर पार्टनर कैपिटल आएगा, तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन ओवर। उसके बाद तीसरी बात, यहां भी लायबिलिटी के लिए भी सेम लिखा हो सकता है कि लायबिलिटी सेटल्ड विद एसेट्स, तो उसकी नो एंट्री होगी। तो 3 बातें हो गई एसेट्स की, 3 बातें हो गई लायबिलिटी की। एसेट्स के बारे में यदि लिखा है कि सोल्ड हो गया तो बाय बैंक, और पार्टनर ले लिया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी के बारे में पे हो गया तो टू बैंक, और पार्टनर ले लिया तो
टू पार्टनर्स कैपिटल, और दोनों के बारे में एक कॉमन था कि यदि सेटल हो रहा है आपस में तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। एक चौथा केस भी है कि यदि एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना तो ये लिखा हुआ है कि बिका है, ना ये लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर ने लिया है, और ना तो सेटल हुआ है, तो उस एसेट्स के लिए हम फिर यही करेंगे, बाय बैंक। यदि कुछ ना लिखा हो तो हम करेंगे बाय बैंक, यदि कुछ भी गिवन ना हो। ऐसे ही लायबिलिटी के लिए भी हम यदि कुछ ना लिखा हो तो टू बैंक कर देंगे, जो पहला वाला ट्रीटमेंट है वही हो जाएगा, यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो। ठीक है, यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं ट्रीटमेंट कर लेंगे। ये करने के बाद उसके बाद यदि कोई एक्सपेंस दे रखा है तो एक्सपेंस तो टू वाले साइड में ही आएगा, तो उसको यहाँ पे हम कर देंगे टू बैंक। अब एक्सपेंस में भी आगे हम एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे उसमें केसेस हैं, बट अभी दो केस के बारे में बात करें कि एक्सपेंस को फर्म ने खुद ही पे किया है, पार्टनरशिप ने खुद पे किया है तो टू बैंक करके लिखना है, और वही यदि किसी पार्टनर ने पे किया हो तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। ये करने के बाद हम दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेंगे और वो हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, सेम यहाँ भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे को कुछ भी नहीं करना, बस बैलेंस शीट को देखनी है, और बैलेंस शीट में से जैसे हमने क्वेश्चन पता चल गया ये डिसोल्यूशन का है, सबसे पहले सारे एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। सारे में कुछ एसेट्स हमें एक्सक्लूड करना है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, इनको एक्सक्लूड करना है। और एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर करते टाइम ध्यान रखना है कि सारे एसेट्स को इंडिविजुअली लिखनी है एंड उनको उन्हीं वैल्यू पे लिखनी है जो बैलेंस शीट में दे रखी है। अभी नीचे वाले वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मशीनरी दे रखा है 2 लाख का, फिर नीचे लिखा होगा कि वो बिक रहा है 2,50,000 में, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। हमें तो ये पता है कि 2 लाख का है, तो हम यहाँ पे 2 लाख ही लिखेंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज में सारे लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व वगैरह तो इंटरनल है उनको छोड़ देंगे, सारे एक्सटर्नल लिखेंगे, लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन अदर देन पार्टनर, पार्टनर का लोन तो इंटरनल है, और IFR। उसके बाद हम नीचे एडजस्टमेंट में जाएंगे। मैक्सिमम एसेट्स के बारे में 4 बातें लिखी हो सकती है एंड 3 बातें, और लायबिलिटी के बारे में भी 3 बातें लिखी हो सकती है। या तो लिखा होगा कि एसेट्स बिक गया तो बाय बैंक कर देंगे, या तो एसेट्स पार्टनर ले लिया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। ऐसे ही यदि लायबिलिटी पे हो गया तो टू बैंक कर देंगे, लायबिलिटी पार्टनर ले लिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। और दोनों के बारे में कॉमन था कि यदि ये दोनों आपस में सेटल हो रहे हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। फिर एक चौथी बात थी कि यदि एसेट्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो फिर ये पहले वाला काम बाय बैंक करके लिख देंगे। वैसे लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो टू बैंक करके पहले वाला काम ही कर देंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन में यदि कोई एक्सपेंस दे रखा है तो उसको यहाँ पे लिखना है। यदि एक्सपेंस बोला है कि फर्म ने खुद पे किया है तो टू बैंक करके लिखेंगे। एक्सपेंस किसी पार्टनर ने पे किया है तो उस पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। ये साइड बड़ा हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बटेगा, ये साइड बड़ा हो गया तो यहाँ पे लॉस बटेगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट है, इसे हम एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं, और ये क्वेश्चन से समझेंगे तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये TS ग्रेवाल क्वेश्चन 28 है, इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में, और साथ में गूगल से भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, TS ग्रेवाल डिसोल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन 28। चलो इसके जो स्टार्टिंग की चीजें हैं, जो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था कि सारे एसेट्स को 2 में लिखेंगे वो बुक वैल्यू पे। तो बैलेंस शीट में एसेट्स है हमारा पहले कैश सेट बैंक, उसको तो लिखना नहीं है। उसके बाद स्टॉक है तो स्टॉक लिख लिया, और जो बैलेंस शीट में वैल्यू है 6000 उसी पे। उसके बाद है डेटर, उसको भी लिख लिया बैलेंस शीट वाली वैल्यू पे। फिर फर्नीचर, फिर प्लांट, फिर इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में और 2 चीजें थी, एक कैसेट बैंक और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था स्टेप 1 में कि 4 चीजें एक्सक्लूड होती हैं, तो वो दोनों चीजें हमें नहीं लिखनी है। फिर हम लायबिलिटी साइड में आएंगे तो काफी इसमें लायबिलिटीज दे रखे हैं, लाइक एक क्रेडिटर है तो ये तो लिखेंगे क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो क्रेडिटर लिख दिया, बैलेंस शीट में 38,000 का है। उसके बाद लोन बाय मिसेज ए, यहाँ पार्टनर ए और बी है तो मिसेज ए फिर एक्सटर्नल हो गया क्योंकि वो पार्टनर तो है नहीं, तो उसके लोन को हम एक्सटर्नल लोन ट्रीट करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे। फिर नीचे है बी का लोन, तो लोन बाय बी नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर का लोन है, उसको हम इंटरनल लायबिलिटीज को लिखते नहीं है। रिजर्व है वो भी नहीं लिखेंगे, एंड पार्टनर्स कैपिटल है वो भी नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया, और चलो मैं यहाँ पे एक बार स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 हमारा ये हो गया, स्टेप 2 हमारा ये हो गया। उसके बाद मैंने बोला था इसके बाद जाएंगे हम एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में एसेट्स के बारे में जो बातें लिखी होंगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और लायबिलिटीज के बारे में जो बातें लिखी होगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है।
तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दे रखा है कि ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, मतलब ए एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है ना एसेट्स, उसके बारे में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट को ए ले रहा है। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय। फिर मैंने बताया था बाय करके या तो बैंक लिखेंगे यदि बिक रहा हो, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यदि कोई पार्टनर ले रहा हो। तो इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट को ए ले रहा है, तो यहाँ पे बाय एज कैपिटल आएगा, बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिख लो तो और बढ़िया। तो ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है 8,000 में। अब माइंड में तुम्हारे ये आएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट यहाँ तो 10,000 का था, इसने 8,000 में ले लिया। हमें ये चीजें नहीं देखनी है, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखते थे। यहाँ जितने में ले रहा है बस हमें वो वैल्यू लिख देनी है, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया बाय एज कैपिटल क्योंकि ए ने इन्वेस्टमेंट लिया है। साथ में उसमें उसी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाय मिसेज ए, मतलब जो मिसेज ए जो उसकी वाइफ है उसके लोन को उसने पे करने को एग्री करा। ये हमारी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बारे में कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पे लिखना है। यदि ये लायबिलिटी पे हो रहा होता तो टू बैंक लिखते, नहीं कुछ लिखा हुआ ये बोल रहा है कि पार्टनर ए इसको पे सेटल कर रहा है, तो फिर यहाँ पे टू एज कैपिटल आएगा। ए एक एसेट्स ले रहा है और ए एक लायबिलिटी भी ले रहा है, मिसेज एज लोन। चलो पहला एडजस्टमेंट हो गया। फिर लिखा है कि अदर एसेट्स रियलाइज, बाकी कुछ एसेट्स के बारे में लिखा है कि रियलाइज हुआ। तो मैंने बोला था जब भी एसेट्स रियलाइज होगा तो यहीं पे आएगा क्योंकि एसेट्स है तो उसके बारे में यहीं पे करना है, और रियलाइज हो रहा है तो बाय बैंक। अब यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं तो बार बार बाय बैंक लिखने से बेटर है कि एक बार बाय बैंक लिखो और यहाँ पे सारे एसेट्स का नाम लिखो। कौन सा एसेट्स, पहले लिखा है स्टॉक जो है वो रियलाइज हो रहा है 5,000 में। उसके बाद लिखा है डेटर रियलाइज हो रहा है 18,500 में। फर्नीचर रियलाइज हो रहा है 4,500 में। एंड प्लांट रियलाइज हो रहा है 25,000 में। इनका टोटल करो और सीधा एक बार बाहर लिख दो, तो ये हमारा हो गया 30 और 48 53,000। ये सारा अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, हमारा सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। अब एक्सपेंस के बारे में मैंने बोला था कि एक्सपेंस तो टू में ही आएगा। यदि फर्म ने खुद पे किया है तो टू बैंक करके आएगा, और पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर का कैपिटल आएगा। तो यहाँ तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि रिलायंस का एक्सपेंस 1,600 है। तो हम एज्यूम करेंगे फर्म नहीं पे किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस हमारा 1,600। उसके बाद लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट कि क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 3,700 इन फुल सेटलमेंट। मतलब ये जो क्रेडिटर है उसको हम पे कर रहे हैं 37,000। फर्क नहीं पड़ता है कि 1,000 का डिफरेंस है, बट हमें ये है कि लायबिलिटी है, पे हो रहा है तो टू में आएगा क्योंकि लायबिलिटी का ट्रीटमेंट टू में होता है। तो टू बैंक करके हम यहाँ पे लिख देंगे 37,000। इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही बात जो हमने नीचे पढ़ा था वो सारा कुछ आ गया कि यदि पार्टनर कोई एसेट्स ले तो बाय में एज कैपिटल आएगा, पार्टनर यदि एसेट्स बिके तो बाय बैंक आएगा। वैसे लायबिलिटी पे हो तो टू बैंक आएगा, और लायबिलिटी पार्टनर ले तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा। यहाँ लायबिलिटी, यहाँ उसका ट्रीटमेंट, यहाँ पे एसेट्स तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर मैंने एक फोर्थ चीज बताई थी कि जब किसी एसेट्स के बारे में कुछ ना लिखा हो तो खुद से ही बाय बैंक कर देंगे। जैसे यहाँ स्टॉक के बारे में तो लिखा है, ठीक है, डेटर के बारे में भी लिखा है, फर्नीचर के बारे में भी लिखा है, एंड प्लांट के बारे में भी लिखा है, एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखा है। मान लो यहाँ पे प्लांट के बारे में नहीं लिखा होता कि कितने में बिका, तो हम खुद से बाय बैंक करके 28 कर देते। वैसे लायबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में तो लिखा है कि टू बैंक हमने 37,000 कर दिया, और मिसेज ए के लोन के बारे में भी लिखा है कि उसे ए ने सेटल कर दिया। सपोज नहीं लिखा होता है तो हम यहाँ पे टू बैंक करके यही वाली वैल्यू लिख देते, 10,000 या 38,000 जो भी चीज है। बस इतना करने के बाद ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट है। बस हमें इसमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड का टोटल, यदि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो लॉस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो प्रॉफिट आएगा। तो टोटल करके देखें तो ये हमारा टोटल हो गया 37, 47, 53, 63, 73,
93,101,151 कितना है, 37,000 है, 37,000, ओ ये एक्चुअली 1,600 है, ओके। 37,000, 47,000, 57,000, 67,000, 75, 79, 89, 98, 104, 104 या 114 है, 25 और 4 होता है हमारा 29, 49, 57, 67, 77, 10, ठीक है। ये आ गया हमारा 1,15,600। इधर छोटा है तो मतलब ये 1,15,600 ही दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि हम बड़े टोटल को ही दोनों साइड लिखते हैं। फिर ये साइड का टोटल देखें तो ये साइड का टोटल है हमारा 61, 71, 101, 109। इधर का टोटल है 1,09,000। तो फिर इधर शॉर्ट हो रहा है 6,600, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस, 6,600 का लॉस है। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है कि 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, तो 6,600 इंटू 3/5 इसका आ जाएगा और 2/5 इसका आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार कैलकुलेटर से। 60 चलो तो 6,600 को हम करेंगे, इसका हो जाएगा 3/5 और इसका हो जाएगा 2/5, तो इसका आ गया हमारा 3,960 और 3,960 इसका है, इसमें से माइनस कर देता हूँ 6,600, तो इसका हो गया 2,640। सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमने समझ लिया है, तो कैपिटल अकाउंट को भी समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बहुत ही आसान है, हमने रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में हर जगह बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। उससे इजी है यहाँ का कैपिटल अकाउंट, उससे इजी है यहाँ का कैपिटल अकाउंट। समझ लेते हैं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल दे रखा है पार्टनर्स के। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तो हम पहले भी करते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में भी। जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है, इसका है 10,000 और इसका है 8,000। ये तो कैपिटल लिख लिया। दूसरा क्या करना है हमें कि देखना है बैलेंस शीट के अंदर यदि कोई रिजर्व वगैरह बांटना हो तो बांट देंगे। तो एक रिजर्व था, क्वेश्चन में दे रखा है लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है 5,000 का, तो यहाँ कर देंगे बाय रिजर्व। कुछ भी नया नहीं है, जिसने एडमिशन रिटायरमेंट करा उसको पता है कि रिजर्व यहाँ पे बढ़ता है। तो 3,000 इसका हो गया। सबसे कमाल की बात है कि इस चैप्टर के अंदर 2 रेशियो का चक्कर नहीं है, आपको एक ही रेशियो दे रखा हो, किस रेशियो में बांटना है। तो 3,000 एंड 2,000 बांट दिया, और कुछ नहीं है लायबिलिटी साइड में बांटने के लिए। एसेट साइड में दे रखा है एक प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको यहाँ पे बांटेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस करके उसका अमाउंट है 7,500 को बांटेंगे हम 3:2 के रेशियो में। इसका आएगा 4,500 और इसका आएगा 3,000। यहां तक का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ, वैसा ही है। डिसोल्यूशन में कैपिटल अकाउंट में जो एक्स्ट्रा चीज है, जो उसमें ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट को हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने का मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ये ढूंढना है कि किसी पार्टनर का नाम कहाँ पे आया हुआ है, उसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे हम पूरे क्वेश्चन में देखें तो पहले हम एसेट साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे आया हुआ है ए का नाम, एज कैपिटल। एज कैपिटल आया हुआ है, तो फिर ये ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इधर डेबिट में आया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। मतलब यहां से मैं इसको एक बार इंडिकेट कर देता हूं। यदि कैपिटल अकाउंट में यदि पार्टनर का नाम यहाँ पे आया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये फिर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जाएगा बाय रियलाइजेशन करके, और ये जाएगा ए के अंदर, ए में जाएगा 10,000। ठीक है। फिर अब यहाँ पे किसी और पार्टनर का नाम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ए का नाम आया हुआ है, तो फिर ये भी यहाँ पे जाएगा टू रियलाइजेशन करके। और अकाउंट्स में ये रूल है कि आप कोई अमाउंट को यदि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसी का नाम आता है। ये कहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो यहाँ पर रियलाइजेशन आएगा। ये भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट से लिखना है, तो साइड चेंज हो जाएगा और उसी अकाउंट का नाम आएगा। तो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा, ये डेबिट में है तो वहां क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन ए में,
10,000। यहाँ पे है बाय एज कैपिटल करके 8,000, तो ये यहाँ पे क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और रिलायंस अकाउंट से आ रहा है तो टू रिलायंस लिखेंगे, तो ए में आ जाएगा यहाँ पे 8,000। और कहीं पे नाम है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एज कैपिटल बीज कैपिटल दोनों का नाम है, तो ये इधर है रिलायंस अकाउंट के क्रेडिट में है, तो ये भी पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, ये भी डेबिट में आएगा यहाँ पे हमारा टू रियलाइजेशन करके, और इसमें दोनों है 3960 इसमें आएगा एंड 2640 इसमें आएगा। बस ये सारे ट्रांसफर को ध्यान रखना है, बस ये नया चीज है, बाकी तो हमने कैपिटल अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम बाकी चीज तो बेसिक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, बाय रिजर्व बांटो, टू प्रॉफिट एंड लॉस बांटो। जो एक्स्ट्रा डिसोल्यूशन में कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना है कि रिलायंस अकाउंट में जहां भी पार्टनर का नाम है उसको क्रॉस ट्रांसफर करना है। क्रॉस ट्रांसफर मतलब यदि पार्टनर्स का नाम डेबिट में है तो वहां क्रेडिट में आएगा, यदि पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में आएगा, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में आ गया। लास्ट में जैसे एडमिशन में रिटायरमेंट में हम बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे क्योंकि वहां पे बिजनेस कंटिन्यू होता था, यहाँ पे कैरी डाउन नहीं होगा, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा उसको हम कैश या बैंक लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं खत्म, कैपिटल अकाउंट के लास्ट में हम बैलेंसिंग करते हैं कौन पार्टनर को, क्योंकि अभी ये फॉर्म खत्म हो चुका है, तो कैरी डाउन का मतलब होता है कि आप कैपिटल को अगले साल ले जा रहे हो, अगले साल तो बिजनेस ही नहीं जा रहा है तो कैपिटल क्यों जाएगा, फिर तो हमें यहाँ पे सेटल करना है, फाइनली उनको पे करना है। तो पहले बात करते हैं हम ए की। ए का इधर टोटल है कुछ 8, 12 और 15, उधर है कुछ ज्यादा है, ये साइड बड़ा होगा मतलब उसका कैश इधर ही आएगा। तो करके देखते हैं, ये हमारा है 10,000, 10,000 एंड 3,000, तो यहाँ पे आ गया 23,000, यहाँ पे लिख लेंगे 23,000 क्योंकि जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिखना है। फिर 23,000 में से ये सारा कुछ माइनस कर देंगे, 23,000 में से जब हम सब कुछ माइनस करेंगे तो उसमें सबसे पहले 23,000 माइनस पहला आइटम है हमारा 4,500, तो 23,000 माइनस 4,500, फिर माइनस करेंगे हम 8,000 और हम माइनस करेंगे 3,960, तो 6,540 यहाँ पे बचता है, 6,540 यहाँ पे आएगा टू कैश, बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, टू कैश या बैंक जो भी आएगा। तो इसका मतलब होता है कि फाइनली बिजनेस खत्म हो गया और ए को मिला 6,540। ऐसे हम करेंगे बी की बात, बी का इधर कुछ 5,000 समथिंग 10,000, इसका बी का भी यही बना है, तो बी का यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 और उसके बाद 10,000 में से माइनस करना है हमें, टू में जो भी अमाउंट दे रखा है, तो 10,000 में से माइनस करेंगे 3,000 और माइनस करेंगे 2,640, 4,360 इसको मिल रहा है, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, सारा हिसाब हुआ, एंड में पैसा बचा, ए को मिला 6,540, बी को मिला 4,360। इसके बाद हमें एक और अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है कैश अकाउंट, वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैश अकाउंट कैसे बनता है। तो एक रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट जब तीनों साथ में बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन। लाइक कैश अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए इतना काफी है।